हेलो फ्रेंड्स, अटेंशन क्लासेस के ऑनलाइन चैनल से मैं रुचि कटियार आप सभी का स्वागत करती हूँ। 20 डेज सीरीज़ के केंद्रीय विद्यालय में ईवीएस का क्लास चल रहा है। तो 20 डेज सीरीज़ में एनसीईआरटी क्लास 2-8 डिस्कस हो रहा है। थीम चल रही है आप लोगों की परिवार और मित्र, और सब थीम है आपकी पौधे। तो आज पौधे के ही सीरीज़ में आगे लेके चलते हैं आप लोगों को। तो एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो लिखा है जलवायु, वनस्पति और वन्य जीव। तो पहले हम ये समझ लें कि वनस्पति क्या होती है, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। तो ऐसे पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उग जाते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। तो जैसे कि हम लोग फसल उगाते हैं तो वो फसल है, क्योंकि उसमें मनुष्य हेल्प करता है। लेकिन ऐसे ही जो बिना मनुष्य के ही ऐसे ही नेचुरल तरीके से उग जाती है, ऐसे प्लांट्स, उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल वनस्पति कहते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग भारत की वनस्पतियों का विभाजन। तो भारत में जो वनस्पतियाँ हैं वो कितने प्रकार से डिवाइड की गई हैं, तो ये 5 टाइप से डिवाइड की हैं। क्लासिफिकेशन इनका पढ़ते हैं हम लोग। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट आता है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। 3rd नंबर पे आता है कटीली झाड़ियाँ। 4th नंबर पे आता है पर्वतीय वन, और 5 नंबर पे आता है मैंग्रोव वन। तो पहले नंबर पर डिस्कस करते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो स्थान क्या है, किस जगह पर उष्णकटिबंधीय वर्षाजन वन पाए जाएंगे। तो ऐसी जगह जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, पूरे वर्ष भर वर्षा होती रहती है। ज़्यादा वर्षा होने के कारण यहाँ पर घने वन उगते हैं, और वर्ष के अलग अलग समय पर ये पत्तियाँ अलग अलग टाइम पर गिराते हैं। तो इसलिए इनको सदाबहार वन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको दोस्तों क्या याद रखना है कि सदाबहार वन का दूसरा नाम क्या है। तो सदाबहार वन किन वनों को कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को हम सदाबहार वन भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पत्तियाँ अपने अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग टाइम पर इसमें पतझड़ होता है, जिसकी वजह से ये एवर टाइम ग्रीन रहते हैं, इसीलिए इनको सदाबहार वन कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे उष्णकटिबंधीय स्थिति क्या है, भारत में किस किस जगह पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भाग, पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली वनस्पति। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में कौन कौन से पौधे होंगे, तो महोगनी है, एबोनी है और रोजवुड है। पूछा जाता है कि रोजवुड जो है वो कौन से किस में आता है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में रोजवुड, महोगनी और एबोनी जैसे वृक्ष उगते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। तो इसका दूसरा नाम क्या है, मानसूनी वन। दूसरा नाम क्या है, मानसूनी वन। ये कम घने और वर्ष में एक निश्चित समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं। जैसे कि एक इनका टाइम ड्यूरेशन होता है कि इसी टाइम पर ये अपनी पत्तियों को गिराएंगे। तो इनमें पतझड़ एक निश्चित समय पे होता है, जैसे कि साल हो गए, सागौन हो गए, पीपल हो गया, नीम हो गया, शीशम हो गया। ये सारे जितने वृक्ष हैं वो सब उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के एग्जाम्पल हैं। आपने नीम को देखा होगा, तो अभी कुछ दिन के बाद में जैसे ही आपकी अप्रैल के टाइम आएगा, उसमें पतझड़ शुरू होना, जैसे सारी पत्तियां झड़ जाएंगी। तो जो शीशम है और नीम है, पीपल है, इन सब में पतझड़ जैसे ही सर्दियों के बाद में आगे का मौसम आएगा, वैसे ही इसमें पत्तियां अपनी गिरा देंगे, फिर नई पत्तियां निकलेंगे। तो ये कैसा है, ये पतझड़ वन का एक एग्जाम्पल है। चलते हैं नेक्स्ट। तो भारत में जो पतझड़ वन की स्थिति है वो कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो भारत में इन स्थानों पर भारत में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कटीली झाड़ियाँ। तो भारत में शुष्क भागों में ये पाई जाती हैं। शुष्क का मतलब जहाँ पर ड्राइड एरिया है वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ पाई जाएंगी। तो पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियाँ बड़े बड़े कांटों में होती हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन क्यों होता है, और
कटीली झाड़ियाँ क्यों होती हैं रेगिस्तान एरिया में? तो जहाँ पर शुष्क एरिया होते हैं वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को कम करने के लिए उनका ऐसा ही वो पौधे ऐसे होते हैं कि उनकी जो पत्तियाँ हैं वो कांटों में ट्रांसफॉर्म होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर पत्तियाँ कांटों में होंगी तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कम होगी। इस वजह से वहाँ पर पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियाँ बड़े बड़े कांटों में होती हैं। तो प्रमुख वृक्ष कौन होंगे? कैक्टस होंगे, खैर होगा, कीकर होगा और बबूल होगा। कैक्टस को नागफनी, खैर, कीकर और बबूल इत्यादि। ठीक है, भारत में अगर इनकी हम स्थितियाँ देखते हैं तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढाल और गुजरात, इन सभी जगह पर कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं जिनके पौधों में जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटों में होती हैं। क्यों? क्योंकि ये पानी की क्षति को रोकते हैं, इस वजह से इनकी पत्तियों में कांटे बड़े बड़े होते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर में हम लोग चलते हैं पर्वतीय वन। तो पर्वत में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। तो जैसे जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पर्वत में ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे प्लांट्स की डाइवर्सिटी भी चेंज होती है। तो एक यहाँ पर बहुत फेमस पूछा जाता है शंकुधारी वन, नाम से है कोनिकल शेप। तो समुद्र तल से इनकी ऊंचाई 1500 से 2500 मीटर है। प्रमुख वृक्ष है चीड़, पाइन, देवदार। तो शंकुधारी वन कहाँ जाते हैं? शंकुधारी वन किसका एग्जाम्पल है? तो शंकुधारी वन पर्वतीय वनों का एग्जाम्पल है जो समुद्र से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित होते हैं और इसमें प्रमुख जो वृक्ष हैं वो चीड़, पाइन और देवदार हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ नंबर पे मैंग्रोव वन। तो ये वन खारे का मतलब लवणीय जल में उगते हैं। इनको हम सैलाइन वाटर ऐसे फॉरेस्ट जो सैलाइन वाटर में ग्रो करते हैं इनको हम मैंग्रोव वन कहेंगे। भारत में इनकी स्थिति कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। भारत में पश्चिम बंगाल से एक फेमस क्वेश्चन सुंदरी से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल के वहाँ पर मैंग्रोव एरिया है और यहाँ पर सुंदरी वृक्ष बहुत ज़्यादा उगते हैं और ये अधिक मात्रा में उगते हैं क्योंकि इनका एरिया बड़ा है, इसीलिए उसके वृक्षों के नाम पर एक वन का नाम पड़ गया सुंदर वन। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये था क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट बात आती है क्लास 7 की। क्लास 7 में प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव जो NCERT क्लास 7 का चैप्टर है। तो विश्व में अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों का वर्गीकरण। तो भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों का वर्गीकरण हम लोगों ने 5 तरीके से देखा था। 5 तरीके में कौन कौन से? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन, इसके बाद में पर्वतीय वन, कटीली झाड़ियाँ जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, और मैंग्रोव वन। आगे की बात में विश्व में, तो वो भारत की बात थी, अभी हम विश्व के बारे में डिस्कस करेंगे। तो विश्व में प्राकृतिक वनस्पतियों को 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। कैसे? तो 1 नंबर पे आते हैं वन, सेकेंड नंबर पे आते हैं कांटेदार झाड़ियाँ और तीसरे नंबर पे आते हैं घास के मैदान। वन अभी हम लोगों ने डिस्कस किए थे, उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल, क्योंकि EVS में जो केंद्रीय विद्यालय में EVS पूछे का पैटर्न है, तो उसने सिलेबस में तो दिया है क्लास 5th तक का जो भी उसमें दिया है थीम्स, लेकिन प्लांट्स को वो इतना इजी वे में नहीं पूछेगा कि वो आपसे सिंपल से क्वेश्चन पूछ लेगा। वो 12th लेवल तक की डिफ़िकल्टी लेवल को लेके चलेगा। तो हम लोग इनके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लें तो आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन अगर यहाँ से आता है तो आपका उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएँ। तो डिस्कस करते हैं वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सेकेंड नंबर पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इनके बारे में अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इसके बारे में पढ़ा था। शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति और शंकुधारी वन। कांटेदार झाड़ियाँ और घास मैदान में 2 प्रकार के घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं इनके बारे में डिटेल से। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इनका अन्य नाम क्या है? तो इनको हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के नाम से भी जानते हैं। वर्षा वन नाम इनका क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ पर वर्षा पूरे वर्ष भर होती रहती है। तो अधिक वर्षा होने के कारण ये बहुत ज़्यादा घने होते हैं, इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी यहाँ नीचे तक नहीं पहुँच पाता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा घनी वनस्पतियाँ वहाँ पर उगती हैं। विश्व में अगर इनकी स्थिति देखी जाए तो भूमध्य रेखा उष्णकटिबंध के पास के क्षेत्र, ठीक है, तो ये क्षेत्र इतने गर्म होते हैं और पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। इन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं। तो इनके हमें 3 नाम याद रखने हैं आप लोगों को। कौन कौन से? एक तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, और इन्हें ही सदाबहार वन के नाम से ही जानते हैं। सदाबहार वन नाम क्यों पड़ा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में बताया था कि ऐसे वन जो इनके पौधे की पत्तियाँ पूरे वर्ष भर झड़ती रहती हैं, गिरती रहती हैं, तो इस वजह से ये हमेशा हरे ही रहते हैं। कभी एक पौधे में अभी गिर गई तो कुछ पौधे में कुछ दिन बाद गिर गई, कुछ पौधे में तो जब तक उसमें पत्तियां गिरती हैं तब तक दूसरे वाले में क्या आ जाती हैं? हरी पत्तियां आ जाती हैं, इसलिए ये हमेशा हरे रहते हैं। तो अगर हम प्रमुख वृक्षों के बारे में बात करें तो रोजवुड, आबनूस और महोगनी। महोगनी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके सेंट्रल टीटी अगर आप लोगों ने दिया है, और बिल्कुल दिया होगा, तो महोगनी से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिले होंगे। नेक्स्ट तो नोट यहाँ पर एक लिखा हुआ है, तो ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। तो पृथ्वी के फेफड़े किन वनों को कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी के फेफड़े किनको कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को कहा जाता है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताता है कि पृथ्वी के फेफड़े किसको कहा जाता है। आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट बात है, तो यहाँ पर एक बहुत विशाल एक सर्प रहता है, एनाकोंडा। फिल्मों में आप लोगों ने एनाकोंडा को ज़रूर देखा होगा, रियल लाइफ में तो उसको देखना पॉसिबल नहीं है, और आप लोग देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको जाना चाहिए और देखना भी चाहिए। तो विश्व का सबसे बड़ा सांप है, कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन के नाम से भी जानते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको मानसूनी वन के बारे में बताया था। ठीक है, मानसूनी वन किनको कहते हैं? जिनकी पत्तियां एक पर्टिकुलर कोई एक मौसम में पत्तियां झड़ती हों, उनको हम क्या कहते हैं? पतझड़ वन कहते हैं। तो स्थिति क्या है? उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। ठीक, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर यहाँ पर अपने वाटर को संरक्षित करने के लिए ये शुष्क मौसम में जब मौसम ड्राई हो जाता है, तो जब मौसम ड्राई हो जाता है अगर यहाँ पर पत्तियाँ रहेंगी तो यहाँ पर क्या है? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया ज़्यादा होगी, इसलिए ये अपने पानी को सेव रखने के लिए अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं ताकि प्लांट जो है वो सूखे नहीं। ठीक है, तो वृक्ष कौन कौन से होंगे? तो दृढ़ काष्ठ का मतलब है हार्डवुड प्लांट पाए जाते हैं। कौन कौन से? जैसे साल हो गया, सागौन हो गया, नीम हो गया, शीशम हो गया। और इन वृक्षों का यूज़ कहाँ होता है? तो फर्नीचर बनाने में होता है। आपने देखा आपके घरों में शीशम के दरवाजे और खिड़कियाँ लगे होंगे, यातायात में, ये रेलवे की पटरियाँ बनाने में, और निर्माण संबंधी कार्य में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं? तो शेर हो गया, हाथी हो गया, गोल्डन लंगूर हो गया एवं बंदर हो गया। ठीक है, ये सारे एनिमल कहाँ पाए जाएंगे? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ एनिमल्स को भी लेके रखा है क्योंकि आपका जो जंतु है वो भी आपके सब थीम में है, तो मैंने इनको यहीं पर कवर कराने की कोशिश की है। चलते हैं नेक्स्ट वन के तरफ। नेक्स्ट वन का नाम है शीतोष्ण सदाबहार वन। नाम ही है शीतोष्ण, मतलब गर्म और ठंडा। शीत का मतलब ठंडा और उष्ण का मतलब गर्म। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन स्थिति क्या है? मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश।
सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। अगर हम देशों की बात करें तो दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इसमें वृक्ष कौन कौन से होंगे? तो बॉन्ज होगा, चीड़ होगा और यूकेलिप्टस होगा। यूकेलिप्टस के बारे में एक बात और है कि इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं प्रकृति का आतंकवाद। क्या कहते हैं? प्रकृति का आतंकवाद। क्योंकि ये कैसा है? ये जहाँ पर भी उगता है उसके आसपास की ज़मीन को बंजर कर देता है, इसलिए ये आतंकवादी पौधे के नाम से भी जानता है। कौन? यूकेलिप्टस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो शीतोष्ण जैसे नाम है, शीतल, वो अभी सदाबहार पढ़ रहे थे, अब क्या है? पर्णपाती वन। तो उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगर आपने ग्लोब देखा होगा तो अक्षांश आप बेसिकली अच्छे से जानते होंगे। तो जब हम उच्च अक्षांश की ओर बढ़ते हैं, मतलब अक्षांश से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। स्थिति क्या है? उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वन की तरफ। नेक्स्ट वन है शीतोष्ण पर्णपाती वन। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने इसलिए किया है क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैंने आपकी बुक से ही पढ़ाने की कोशिश की है। तो आप इसी को देखने की कोशिश करिए और आपको बहुत अच्छे से चीज़ें और भी चीज़ें समझ में आएंगी। तो उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये उत्तरी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ बॉन्ज, एश, बीच। ठीक है, एनिमल कौन से हैं? हिरण है, लोमड़ी है, भेड़िया है, यहाँ के आम जानवर हैं। इम्पॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है? फीजेंट और मोनाल पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। एनिमल में कौन कौन से हैं? तो आपको अगर जानवर में दो चीज़ें याद रखनी है। पक्षी कौन कौन से हैं? तो ये फीजेंट का चित्र बना हुआ है, आप देख सकते हैं, और ये आपका मोनाल है। तो दो आपको बर्ड्स याद रखनी है, फीजेंट और मोनाल। कहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्ण पर्णपाती वन में। नेक्स्ट बात करते हैं लोमड़ी, हिरण, भेड़िया। ये और आपको यहाँ पर दो चीज़ें आपको देख रहे होंगी, एश और पान, ये ज़रूर याद रखना है। हिरण, लोमड़ी, भेड़िया, ये तो आपको पता है। ये सारे कहाँ मिलेंगे? शीतोष्ण पर्णपाती वन में। ये आप फिगर देख रहे होंगे, ये शीतोष्ण पर्णपाती वन का फिगर बना हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय वनस्पति। तो आप देखते हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तरी पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार वन एवं पर्णपाती वनों से ढके हुए हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। ये भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाएंगी? तो पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे पर। कहाँ पाई जाएंगी? तो पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे पर। यहाँ कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो भूमध्य वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ये अधिकतर कहाँ पाई जाएंगी? तो यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं। इसलिए इनका नाम पड़ा। क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि ये भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इनको भूमध्य सागरीय वनस्पतियों के नाम से जाना जाता है। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी एशिया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी, ठीक है, एक ब्लॉक बना हुआ है, देख रहे होंगे आप। भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। जो भूमध्य सागरीय वृक्ष होते हैं वो शुष्क और मतलब कि गर्मियों में, जब गर्मी ऐसी हो बहुत ज़्यादा ड्राई, एकदम सूखी हवा, सूखा हो, तो यहाँ पर स्वयं को वो ढाल लेते हैं और उनकी मोटी छाल एवं पत्तियाँ वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। तो वो वेपोराइजेशन की प्रोसेस को रोकने के लिए
इनके जो तने होते हैं उनमें मोटी छाल पाई जाती है। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को रोक लेते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कैसे कि पूछा जाएगा कि विश्व का फलोद्यान किन वनों को कहा जाता है, कौन सी वनस्पति को कहा जाता है। तो भूमध्य सागरीय वनस्पतियों को फलों का उद्यान, विश्व का फलों का उद्यान नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। आगे की बात ऑस्ट्रेलिया में, तो वही पढ़ रहे हैं हम लोग भूमध्य सागरीय वनस्पतियों में। तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इन प्रदेशों में शुष्क, गर्म, शुष्क एवं ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृद शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर फलों में देखा जाए तो संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर जैसे नींबू वंश के, नींबू वंश का मतलब सिट्रस जो प्लांट्स होते हैं, जो खट्टे होते हैं, जो उनमें वो उनके फल होते हैं। तो जैसे संतरा हो गया, अंजीर हो गया, जैतून हो गया, अंगूर हो गया, ये किस वंश के हैं, तो ये सिट्रस वंश के होते हैं। तो ये यहाँ के लोग जो हैं वो अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पतियों को हटा दिया जाता है। यहाँ वन्य जीव कम है, यहाँ मतलब क्या है, एनिमल्स जो हैं वो कम हैं, बाकी जो फल हैं वो ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ड्राइड एरिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ, तो आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तरी पूर्वी किनारों में अधिकांश शीतोष्ण सदाबहार वन एवं पर्णपाती क्षेत्रों से ढके हुए हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आई होप डिस्कस कर लिया था। आगे चलते हैं, ये पेज दोबारा मुझे लगता है लग गया है। ठीक है, शंकुधारी वन की तरफ चलते हैं। शंकुधारी उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश, अक्षांशों में अक्षांश आपको याद रखना है 50 से 70 में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा कहते हैं। क्या कहेंगे? टैगा। तो जो ऊंचे ऊंचे जो शंकुधारी वन होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे, उनको क्या कहते हैं? टैगा वनस्पति के नाम से भी जानते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन वृक्षों को, अब एक वो लड़की है जो सलीमा जिसका नाम है, वो हिमालय का टूर कर रही है, तो वहाँ पर उसने देखा है ये लंबे होते हैं, नरम कास्ट वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के कास्ट का उपयोग लुगदी बनाने में किया जाता है, जो सामान्यतः अखबार कागज़ बनाने के काम आता है। ठीक है, तो नरम कास्ट का उपयोग और कहाँ कहाँ होता है? माचिस बनाने में, पैकिंग करने के लिए, बक्से बनाने के लिए। चीड़, देवदार आदि इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि जो माचिस बनती है या जो जिसमें फल पैक होते हैं, उनके जो बॉक्स होते हैं वो किन वृक्षों से बनते हैं? तो चीड़ और देवदार के बनते हैं। यहाँ पर रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। तो शंकुधारी वनों में कौन कौन से एनिमल होते हैं? तो आपको रजत, लोमड़ी याद रखना है, रजत लोमड़ी याद रखना है, मिंक याद रखना है, ध्रुवीय भालू याद रखना है। ठीक है, लिखा है रूसी भाषा में टैगा का अर्थ क्या है? शुद्ध अथवा अंश हुआ। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रूसी भाषा में टैगा का क्या अर्थ है? टैगा का अर्थ क्या है? शुद्ध, प्योर, जिसको टच ना किया गया हो उसको क्या कहते हैं? टैगा। ठीक है, ये फिगर आपने देखा होगा, शंकुधारी वन ऊंचे ऊंचे बने हैं और इधर साइड में आपने देखा होगा कि बर्फ़ है बहुत ज़्यादा। शंकुधारी वनों में क्या है? बर्फ़ ढकी हुई है, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर होते हैं और अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ पर वर्ष भर ये जो प्लांट्स हैं वो ढके रहते हैं बर्फ़ से। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो घास स्थल मैंने आपको बताया था कि जो विश्व की वनस्पतियां हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड हैं। तो अभी हम लोगों ने वन के बारे में डिस्कस किया था, तो अब मैं आपको घास स्थल के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, घास स्थल, उष्णकटिबंधीय घास स्थल। तो घास स्थल 2 भागों में बटे हैं। तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल, ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाएंगे, भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में फैल जाते हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है, मतलब कि जहाँ पर एक मीडियम रेंज में रेन होती है वहाँ पर घास स्थल होते हैं। ये घास काफ़ी ऊंची
3 से 4 मीटर ऊंचाई तक बढ़ सकती है। तो पूछी जाएगी कि घास स्थल जो होती है, जो भूमध्य रेखा के दोनों तरफ उगते हैं, उनकी जो घास की ऊंचाई है वो कितने मीटर तक हो सकती है? तो 3 से 4 मीटर तक होगी। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी का प्रकार है। ठीक है, तो अफ्रीका में एक सवाना घास का मैदान है जहाँ की घास है जो वहाँ कितने मीटर तक होती है? 3 से 4 मीटर तक ऊंची होती है। सामान्यतः ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में कौन कौन से जानवर पाए जाएंगे? तो हाथी, ज़ेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ पाए जाते हैं। कहाँ पर? तो कहाँ पर? घास के मैदान में। ठीक है, ये सामने फिगर आप देख रहे होंगे, तो ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का एक फिगर बना हुआ है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट घास के मैदान की तरफ। तो नेक्स्ट घास का मैदान है शीतोष्ण घास का मैदान। ये मध्य अक्षांश, वो कहाँ पर था? भूमध्य रेखा के दोनों तरफ। और ये कहाँ पर है? तो ये भूमध्य अक्षांशीय क्षेत्रों के महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है। ठीक है, अभी जब उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर क्या थे? वहाँ पर घास जो थी वो काफ़ी ऊंची थी, 3 से 4 मीटर ऊंची थी। यहाँ पर घास छोटी होती है और पौष्टिक होती है। ठीक है, शीतोष्ण प्रदेशों के सामान्यतः जंगली जो जानवर हैं वो कौन है? जंगली भैंसें हैं, बाइसन है और एंटीलोप हैं। ठीक है, यहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो कौन है? जंगली भैंसें हैं, बाइसन है और एंटीलोप है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे नंबर की जो वनस्पति है उसका नाम है कटीली झाड़ियाँ। शुष्क रेगिस्तान, ड्राइड डेजर्ट जो हैं, वहाँ पर जैसे प्रदेशों में वनस्पति पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय जो डेजर्ट्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तो ये तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ की वनस्पतियों की कमी रहती है। मतलब यहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो बहुत कम हैं। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है और क्योंकि वर्षा भी कम होती है, इसलिए यहाँ पर जो वनस्पति है वो कम उगती है। विश्व के मानचित्र में रेगिस्तानी प्रदेशों को चिन्हित करें। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का पता लगा सकते हैं? रेगिस्तान के कुछ जानवरों का नाम बताएं जिन्हें आप पहले से जान चुके हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि कौन, अगर भारत में पूछा जाए तो जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान में आपने देखा है कि बहुत रेगिस्तानी एरिया है, यहाँ पर भी कम वर्षा होती है। तो यहाँ पर आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यहाँ पर कौन कौन सी वनस्पतियाँ उगती हैं। कैक्टस है, बबूल है और खैर है। ये सारी कैसी हैं? तो ये रेगिस्तानी एरिया में उगने वाली वनस्पतियाँ हैं जो भारत में पाई जाती है। विश्व की बात करें तो विश्व में और भी जगह पर रेगिस्तानी डेजर्ट्स हैं, वहाँ पर भी इस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती होंगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। तो यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे, ध्रुवीय प्रदेश का मतलब क्या है? पोलर एरिया। अब पोलर आपने देखा है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो पोल हैं। अगर आपने ग्लोब देखा है तो वहाँ पर देखा होगा कि ग्लोब है, तो वहाँ के स्थान आपको बहुत ठंडे मिलेंगे, इतने ठंडे कि वहाँ पर बहुत कोई आबादी तो रहे, इंसान तो एटलीस्ट नहीं रह सकता है। यहाँ पर बहुत ही सीमित प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं। यदि यहाँ पर क्या उगता है? लाइकेन। लाइकेन पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि लाइकेन क्या है? लाइकेन एक सहजीवन का एग्जाम्पल है जिसमें शैवाल और कवक साथ साथ रहते हैं और अपने जीवन को जीते हैं। छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। ये टुंड्रा प्रकार की वनस्पति। तो टैगा कहाँ था? टैगा को क्या कहते हैं? अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि टैगा शंकुधारी वन जो होते हैं, काफ़ी ऊंचाई पर उगते हैं, उनको टैगा कहते हैं। और टुंड्रा क्या है? जो ध्रुवीय प्रदेश की वनस्पति है उनको क्या कहते हैं? टुंड्रा वनस्पति कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। जब अभी हम आप लोगों को आगे की तरफ लेके जाएंगे, आगे के सिलेबस को कवर कराएंगे, तो वहाँ पर एडेप्टेशन आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे कि जीवों और जंतुओं में, पौधों में अनुकूलन कैसे होता है और
अनुकूलन के कारण कौन सी वनस्पति कहाँ उगती है? क्योंकि ध्रुवीय प्रदेश बहुत ठंडे होते हैं और ठंड में जो जो जीव वहाँ पर रहेगा तो उसको प्रकृति ने कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है, इस तरीके से डिज़ाइन किया है क्योंकि वो सर्वाइव कर पाए। तो इसलिए उनकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा मोटी चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु से सुरक्षित रखती है। मोटी चमड़ी होती है जिस वजह से अगर आपने देखा होगा कि जो जितने भी आपके जैसे आपने देखा है ये बना है वालसर और ये ध्रुवीय भालू है, ठीक है। तो इनकी जो बॉडी है वो काफ़ी मोटी चमड़ी की बनी होती है। तो सील हो गया, वालरस हो गया, कस्तूरी बैल हो गया, ध्रुवीय उल्लू हो गया, ध्रुवीय भालू हो गया, बर्फीली लोमड़ी हो गई। ये सारे जितने भी एनिमल हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। सलीमा एक जो लड़की है तो उसके कुछ वनोचित्र दिखाइए, बाकी की बातें आपको जाननी नहीं है, ठीक है। आगे की बातें, तो ये आगे की बात करते हैं। ये जो बॉक्स बना है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। विभिन्न प्रदेश में घास के मैदानों को क्या नाम से जाना जाता है? यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार, और ये केवल केंद्रीय विद्यालय में ही नहीं, आपके यूपी-टीटी में और सुपर टीटी में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ईवीएस में, ठीक है। पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो पूर्वी अमेरिका में क्या कहा जाता है? पूर्वी अमेरिका में इनको सवाना कहते हैं। ब्राज़ील में इसको क्या कहते हैं? कंपास कहते हैं। वेनेजुएला में क्या कहते हैं? लानोस कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय जो ऊपर थे क्या थे? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान थे, और नीचे क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान से पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि अर्जेंटीना में कौन से घास के मैदान है? तो पैम्पास। उत्तरी अमेरिका में क्या है? प्रेयरी। दक्षिण अमेरिका में क्या है? वेल्ड। मध्य अमेरिका में क्या है? स्टेपीज। और ऑस्ट्रेलिया में क्या है? डॉन, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।